मेरे प्यारे मुंबई वासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 73 साल पूरे हो गए आज हमारी इंडिपेंडेंस को और 74वां इंडिपेंडेंस डे आज हम मना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ अवसर है ये, बहुत ही शुभ दिन है। सब लोग बहुत खुश रहते हैं, देशभक्ति का बहुत ज़्यादा जज़्बा रहता है। इस इंडिपेंडेंस डे की इम्पोर्टेंस ये है कि हमने कई लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने मिलके कई सालों तक 80-90 सालों तक एक जंग लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। आज उस बात को 73 साल और पूरे हो चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है आज़ादी अभी भी अधूरी है और मैं हूँ आदित्य अग्रवाल, मुंबई मार्च और ज़ीरो स्लम्स मुंबई का कोऑर्डिनेटर और आप हैं इस प्रोग्राम में आज़ादी अभी अधूरी है। 1-2 घंटे का सेशन है। जिन्होंने पिछले 73 साल में देश के लिए बहुत काम किया है, उन लोगों को हम इस मंच पे लेके आए हैं ताकि वो कुछ अपनी ज्ञान शेयर कर सके, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे जिसको हम ज़िंदगी में लेके आगे बढ़ सके। तकलीफ़ें बहुत है, तकलीफ़ें लाखों हैं हमारे आस-पास, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं उन तकलीफ़ों के साथ? क्या हम उन्हें नज़रअंदाज करना चाहते हैं या हम उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं? बस ये थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए लोगों को हम ये इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये बहुत नोन शख्सियत है और ये मेरा सौभाग्य है कि भाई मेरे को उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। जिससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, मैं आपको मुंबई मार्च के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले 8 साल में मुंबई मार्च ने एक बार 2012 का टाइम था, नेशनल पार्क में 8000 किलो एक दिन में प्लास्टिक कलेक्ट किया गया था। वहाँ से जो शुरुआत हुई है और आज 8 साल में जितना मुंबई मार्च ने काम किया है, वो हम नहीं तारीफ़ करते, सारी मुंबई उस चीज़ की तारीफ़ करती है। वी आर प्राउड ऑफ इट। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, आज लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ गई है, तो हम भी सोचते हैं इसको अगले लेवल पे और किस तरह से लेके जाया जा सके। तो मैं आपको कुछ एक बस बात बताता हूँ कि हमने इवेंट का नाम आज़ादी अभी अधूरी है क्यों लिखा। 73 साल पहले जो हमें आज़ादी मिली थी, ये सिर्फ राजकीय आज़ादी थी, एक पॉलिटिकल आज़ादी थी कि हम अपने कानून खुद बना सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज़ को खुद यूज़ करेंगे और हम अपना इस देश के लोग अपना फैसला खुद करेंगे। अधूरी कैसे है? ये श्रद्धेय वाजपेयी जी ने भी एक कविता पढ़ी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता है, आज़ादी अभी अधूरी है। वो कविता में अगर आप देखेंगे तो उसमें सारांश है, जो तकलीफ़ें उस समय थी, वो तकलीफ़ें आज भी है। मैं आपको तकलीफ़ें नहीं गिनाऊँगा, मैं आपको सिर्फ़ एक उदाहरण दूँगा कि आज हम लोग जो कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुंबई में और इंडिया में सड़कें कैसी होती हैं। उसमें पॉट होल भरे हुए होते हैं, गड्ढे भरे हुए होते हैं। आज भरी हुई सड़क की 5 हफ्ते की गारंटी नहीं है, 5 हफ्ते बाद उसके अंदर पॉट होल आ जाएँगे। हज़ारों पीआईएल हुई, हज़ारों सब कुछ हुआ, लेकिन आज मामला वही का वही है। तो जब हम लोग ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं दुनिया में कि भई आज मामला वही का वही है, तो ऐसा एक नकारात्मक सोच आ जाती है हमारे अंदर कि साहब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं आपको सिर्फ़ एक ये उदाहरण जो दे रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा कि क्या हो रहा है और अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है। सारी दुनिया में जहाँ सड़कें होती है, वहाँ पे गाड़ियाँ सीधी-सीधी चलती है और हमारे देश में गाड़ियाँ ऐसे चलती हैं। अच्छा, और आपको एक बहुत शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि सरकार ने रिवर कॉन्क्रीटाइज़ेशन का काम चालू किया है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, बहुत सारी सरकारों ने कहीं न कहीं चालू किया है। यानी नदी बेड के नीचे जहाँ रिवर का तल होता है, वहाँ पे हम कंक्रीट बिछा रहे हैं। अब एक मज़ाकिया माइंड सॉरी एक मज़ाकिया मायने में मानो तो हम रिवर के नीचे सड़कें बना रहे हैं, एक तरीके से। यानी हमारी सड़कें तो है नहीं और वहाँ रिवर के नीचे हम और सड़कें बनाए जा रहे हैं। मतलब ये एक मूर्खता का प्रदर्शन है जिसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है? किसका फ़ायदा है इस चीज़ से? और रिवर के नीचे कौन चलने वाला है?
सारी दुनिया में वाहन ऐसे चलते हैं और नदियाँ ऐसे बहती है। हमारा बॉम्बे एक ऐसा शहर है, हमारा इंडिया एक ऐसा देश है, जहाँ वाहन ऐसे चलता है और पानी ऐसे बहता है। इसका जियोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी बहुत है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इसका जियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये है कि जब वो पानी इस तरीके से बहता है, तो अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। हमारे कुएँ में पानी नहीं आता है, आप देखेंगे कि जैसे पानी की कमी होती क्यों है? क्योंकि हमारे लेक्स में पानी नहीं भर पाता है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, अपने फार्मर्स को पानी नहीं मिलता है। इतनी बाढ़ आने के बाद भी सारा का सारा पानी समंदर में बह जाता है। आपका घर कंक्रीट हो चुका है, आपकी सड़कें कंक्रीट हो चुकी है, आपका जितना भी आस-पास में देखेंगे कंक्रीट हो चुका है जिसके अंदर से पानी नीचे नहीं जा सकता है। बची-कुची थोड़ी नदी और पेड़ों वाला हिस्सा है वो भी हम तबाह करने पे तुल गए हैं। एक ये प्रॉब्लम है, ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। इन सबका इन सबसे ये क्या होता है जब हम ये छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं, छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताने के लिए आज मैं जिनको इनवाइट कर रहा हूँ वो है अपने कर्नल साहब, कर्नल चंद्रशेखर उन्नी। मैं आपको बता दूँ कि ये जब आर्मी में थे, तब ये आर्मी में कारगिल वॉर फ्रंट पे लड़े हैं देश के लिए। ही इज़ अ आर्मी कारगिल वॉर वेटरन एंड वहाँ से लड़ने के बाद अब इनकी जंग अभी भी चालू है। आज वहाँ से लड़ने के बाद ये 2 से 3 बड़ी संस्थानों में जुड़ चुके हैं। मुंबई मार्च, रिवर मार्च के फाउंडिंग पिलर है ये और अब जो ये हैं क्लाइमेट रियलिटी लीडर भी बन चुके हैं। जो एल गोर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी एक संस्था है। पूरी दुनिया में चेतना जगाने के लिए उन्होंने क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट चालू किया है। बहुत मुश्किल से इनकी लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कर्नल साहब ने उनका भी प्रोग्राम किया है। आज उसी के बारे में ये अपने को कुछ चीज़ें बताने वाले हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से क्लाइमेट रियलिटी को देखा जाता है और हमारी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। तो मैं बिना किसी विलंब किए अपनी वाणी को विराम दूँगा और मैं इनवाइट करूँगा कर्नल साहब का। कर्नल साहब। Good evening and happy Independence Day to all those who have joined us today for this event. Today I will be talking to you about climate change, how it is affecting the world, as also how it is affecting India. At present, nobody is bothered about the climate change. A day will come when the climate change will create kind of havoc which will not be able to thereafter minimize in any way. So what is climate change? Climate, it is a change in global or regional climate patterns attributed largely to the increased levels of atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuel. And global warming is driving changes in rainfall patterns, extreme weather conditions, floods, pandemics, etc. And human influences on climate has been the dominant cause of observed warming since the mid 20th century. What you see here on the screen is a photograph of the Earth taken in 1972 by the spacecraft Apollo 17 from a point halfway between Earth and the Moon. What is unique about this photograph is that it was taken when Earth, spacecraft, and Sun were directly in a straight line. And this is the last photograph taken of the Earth since there has not been any Apollo missions thereafter. Now, talking about climate change, there are three questions which I will ask you. Must we change is the first question. I'm sure all of you would say yes after you see the complete presentation. This is the atmosphere above the Earth's surface. This atmosphere is so thin, like when you varnish some wooden furniture, the thickness of the varnish and the thickness of the atmosphere above the Earth is the same. And we are spewing 152 million tons of man-made global warming pollution
into this thin shell of our atmosphere every 24 hours. This is equivalent to nearly 500,000 nuclear bombs exploded on the earth daily. Solar radiation in the form of light waves passes through the atmosphere. Most of this is absorbed. Some energy is radiated back into space by the earth in the form of infrared waves. Some of this outgoing infrared radiation is trapped by the earth's atmosphere, and that is what warms it. The CO2 concentration, as it increases, the outgoing infrared radiation is also getting trapped in this atmosphere. Now, these are the biggest sources of greenhouse gases. If you see this, most of it is due to fossil fuel burning. Let it be land transport or air transport, industrial agriculture, industrial processes, coal plants. These are all fossil fuel burning processes. Besides that, of course, the forest burning, and there are some other reasons also, like thawing of the permafrost. Now, the largest source of global warming pollution, as I said, is the burning of fossil fuel. If you see this graph, it shows how from 1850 to 1950, there has hardly been any global warming. But from 1950 to 2020, there has been nearly 10 billion metric tons of carbon being spewed into the atmosphere. So hence, the global surface temperature is also increasing. If you see this graph here, it shows the departure from average, the global surface temperature. Till about 1980, this was under control. But after 1980, it has suddenly taken a curve towards the north. And today, there's a 1 degree centigrade increase in temperature of the global surface. If this carries on, by 2050, another 1.5 degrees centigrade is likely to be added. And that would create havoc in the world. The 19 of the 20 hottest years on record have occurred since 2001. And the last 5 years have been the hottest of all. So every year, the temperature is increasing. A couple of years back, you must have heard about USA, the temperature which soared to over 45 degrees centigrade, and old people had to be admitted into hospitals. This is the same condition even in India. Now, coming to the global ocean heat content, there are 4 layers of the ocean, starting from the surface to 300, 300 to 700, 700 to 2000, and 2000 to and below that. So if you see, till around 1990, the ocean heat content has been under control. Thereafter, there's an increase in all levels of the global ocean. Half of this increase has occurred in less than 20 years. As on date, if you look at the slide, the increase has gone up to nearly 35 joules, 35 raised to the 22 joule. This is the amount of global warming happening on the surface of the sea. Because the surface temperature is high, the typhoons, storms which come are also much more stronger nowadays. This is Hurricane Florence in 2018. Now coming to the hydrologic cycle, what happens is water from the sea is evaporated into the atmosphere, and this same evaporate gets precipitated and falls down as rain. So the more the precipitation happening, more is the downpour,
which takes place. And that is exactly what is happening. The sea is getting warmer, so more amount of evaporation, hence more precipitation and floods. This to show the strength of the typhoons which are coming nowadays. And because of that, flooding happens. In Tamil Nadu, we have seen in 2015 the way the rains created havoc in Tamil Nadu. Even in Bombay recently, about 2 weeks back, there has been nearly 500 millimeters of rain in 5 days. And just yesterday in Jaipur, the amount of rain which fell and the flooding which took place there, you have all witnessed that. Now the same extra heat that evaporates more water from the ocean is causing bigger downpour and floods. And similarly, from the land, moisture is pulled up into the atmosphere that much more, and that creates deeper droughts. Marathwada is a typical example in Maharashtra, where drought is prevalent year after year. This is a photograph of Sao Paulo state in Brazil, which one used to be totally green. This is what has happened to the land there, totally arid, nothing can be grown here. Now, the more the hotter the years become, typically more fires also take place. This graph shows you that as the temperature increases, if you see from 1980, the temperature has gone from 65 to 66 point, basically increased about little more than a degree temperature. That has made wildfires increase in 1980, and you look at 2020 today, they have gone up from 50 fires to more than 200 fires as on date, happening every year. There is a wildfire in Albert, Canada in 2016, which created major damage to the complete forest area there. Now, also the worldwide extreme weather catastrophes is also increasing every year. If you see here, the storms which in 1980 was only 100 every year, today it has become 300 every year. Floods and mudslides, which used to be around 200 in 1980, has today increased to nearly 700. And extreme temperatures, droughts and fire, which again used to be around 200 in 1980, has now crossed 80 every year, nearly 4 times the jump. Also, the glaciers are melting fast every year. This is Southwest Greenland glacier. You see this graph, the way the glaciers are melting. Even the glaciers in Himalayas have been melting at double the rate it used to melt about a decade back. And the glaciers in Himalayas cater for 40% of the water of 6 to 7 Asian states. What will happen when all these glaciers melt and there will be no glacier left? This is the floods in Miami Beach, Florida. This is again extreme weather conditions happening every year, precipitation and downpour. Just to give an idea of the amount of floods, where earlier there used to be no floods at all. Now coming to the risk as from the sea level, as I told you, the sea level is also rising because of the temperature. So the top 10 cities which are at risk from sea level rise in 2070, as far as property is concerned, is been explained here. Here, if you see, the Kolkata is the 4th and Mumbai is the 6th state to be affected badly
by sea level rise in 2070. And coming to the population address, Kolkata and Mumbai happens to be the topmost as far as population is concerned. 2070, Kolkata near about 14 million people are likely to be affected, and Mumbai over 12 million people are likely to be affected due to sea level rise. So climate change will likely lead to also food and water shortages, pandemic diseases, disputes over refugees, and natural disasters in regions across the globe. This is what happens when extreme temperature affects the agriculture. This is just to show the effect of one maize, the way the maize corn has been affected by the increase in temperature. And this is happening every year, and the increase is also, it is increasing every year. Climate change is also a medical emergency. See the tropical diseases on the moon. India earlier, none of these tropical diseases was there. They all come from the various other continents in the world, Australia, America, South Africa. If you see India, there are 5 tropical diseases: chikungunya, dengue, cryptococcus, Zika virus, which never used to exist in India earlier, but has all come from other continents. And this is increasing every year. I'll later let you know that. This is the Zika virus, which never was there in India, but can be found now everywhere. Climate change will also result in 50% of all land-based species being lost to us by the end of the century if we don't do something about this. Now, this is the cost of carbon, how all the carbon affects the various issues: political instability, floods and mudslide, wildfires, melting glaciers, famine, water scarcity, ecosystem. So, number one threat to the global economy is the carbon emission. So now, after having seen all this, should we change or not, is the question. I'm sure all of you would agree that we need to change. Now, can we change? Is it possible for us to change? Yes, it is very much possible. I will tell you how countries have been taking action. We have the solution at hand. If you see green energy being used by countries now, in 2000, the projection for wind capacity was that it would reach 30 gigawatts by 2010. By 2019, that goal has exceeded by again the wind energy. From 1980 to 1995, there was hardly any wind energy capacity. But from 2000 onwards, this has zoomed to 700,000 megawatts. In fact, global wind, in case it can be harnessed properly, can supply worldwide electricity consumption 40 times over. People need to get this into the head and go in for global and solar energy. Solar energy 2002 projection was that 1 gigawatt per year would be the increase, but reality is that it increased by 70%, and further in 2019 it exceeded by 121%.
World solar PV installations up to 2005, there was hardly any solar installation, but from 2005 to 2020, it has gone to 700 gigawatts. Why? Because the cost of crystalline silicon has reduced tremendously. In 1976, the cost per watt for a solar cell used to be $80. That has now drastically come down to 0.25 per watt. Solar energy is being used by most of the developing countries. This is Bangladesh. Bangladesh is the best example of use of solar power. They have been using maximum solar power, and you can see even solar panels on hutments there. The Chile solar market also increased from 11 megawatt to 2.3 megawatt. Yeah, so this was the solar energy progress which we showed. Can you see the slide, please? Hello? Absolutely, Colonel sir. We can see the Yeah, slide. okay. Again, solar energy is such a powerful tool with us that the amount of solar energy reaching Earth every hour can fill all the world's energy needs for a full year. So in case we can harness solar energy also, it could serve the world 1 hour serving for a year. So there will be absolutely no use of using any fossil fuel at all, in case we can harness both the solar as well as the wind energy. This shows the global cumulative storage capacity of the world. From zero till about 2018, the global capacity today has increased to nearly 1,000 gigawatts. It is projected to increase to 1,000 gigawatts by 2040. LED lights. In 2010, only 1% of people used to use LED light. This increased in 2015 to 25%. Today, there are about 70% tube lights of LED being used. And by 2025, we expect this to go to 95%. And this needs to go to 100% too. Even auto manufacturers are now started moving to electrical vehicles. Companies in India too, like Mahindra and Tata, are also switching to electric vehicles. This will be a big factor in reducing the use of fossil fuel. So now, can we change? After having seen all this, we can conclude that we can really change in case we want to, in case we have the willpower, we have the determination, we can change. So now, will we change? Is the next question. What have the world done till now? In 2015 Paris Agreement, every nation in the world agreed to work together to achieve net zero greenhouse gas emission by mid-century. Recently, Trump has gone back on this promise, but the US cannot legally withdraw until the day after the 2020 presidential election. Going against the Trump's decision, there is a huge march in Washington, D.C., where 4 million people participated. So this is the kind of force we can put on the government to ensure climate change is reversed. Now it is for you all to join your hand in using your voices, using your vote, and use your choices to fight the climate crisis. By using
voice means you have to come out, tell the government that we need to adopt measures to bring down the greenhouse gases. We need to vote for people who understand climate change and will take measures required. And ourselves also, we need to change our choices to ensure that our carbon footprint are brought down to the minimum. Use your voice, use your vote, use the choices. Speak truth to power, like as if the world depends on it. That is the only way we can ensure that climate change is reversed. Your world depends on it. It is for you to take action. So here I come to the end of the part 1 of the presentation, that is effect on the world. Next I will come on to the effect on India. Brilliant, Colonel Saab. Part 1 was really great session, as I see. इतना नॉलेज और एक्चुअली वर्ल्ड के पास इतना सब है ऑलरेडी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जानना कि वर्ल्ड ऑलरेडी नोज दिस, द प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स जो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में देखते जा रहे हैं, द प्रॉब्लम्स दैट वी सी टुडे इन आवर लाइफ. कुछ ही दिनों पहले फ्लाइज आ गई थी, जो टिड्डियों का आतंक मचा था, ये कहीं ना कहीं वो किसी ने कहा पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ, किसी ने कहा अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ. जो बीमारियों का आपने प्रसारण बताया, जो सारी दुनिया में हो रहा है, कि जो ट्रॉपिकल बीमारियां थी आज वो जाके सारी दुनिया में फैलती जा रही है धीरे धीरे करके. तो ये बहुत सारी तकलीफें जो हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, और कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सिर्फ एनर्जी एक माध्यम नहीं है कि चलो एनर्जी क्रिएशन तो है ही, इतने लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी भी. जो हम प्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है. राइट. सो कर्नल साहब, इसमें इंडिया पे आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट होगा? जो वर्ल्ड का हमने समझ लिया कि ये वर्ल्ड लेवल पे सारी जानकारी अपने को मिली है कि सब वर्ल्ड लेवल पे ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये क्यूमुलेटिव है. आज आजादी के दिन हमको ये बताइए कि इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज का. बिल्कुल, इंडिया, as far as India is concerned also, the same kind of effect is happening on the weather, okay, on the floods which are in India. Yeah, now coming to India, if you see the top 24 greenhouse gas emitters in the world, India is third in order. So India is substantially affecting the climate change. We have already seen the global carbon emissions earlier from fossil fuel. Now coming to India's greenhouse gas emissions, from 1990 it has increased from under 1,000 carbon dioxide metric tons to nearly 3,000 metric tons every year. Now, where do India's emissions come from? The main reason of emission is from the energy sector. Nearly 71% of these emissions happen from the energy sector. Another 22% is from the agriculture sector. The rest, of course, industries, aviation, shipping, fuel, and certain amount of waste makes up for the complete 100% of emissions. Now coming to the energy sector, 71%. Even in that, it is the electricity and heat generated, manufacturing and construction industry, thereafter transportation, and then other fuel combustions and certain amount of fugitive emissions which take place make up the 70%, 71% of energy which creates carbon dioxide emission and greenhouse effect. All right. So, Colonel sir, this is with regards to the energy emissions that is happening in India. Definitely, I see energy at the top. That जब अपन energy create करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा energy carbon emission जब जहाँ create कर रहे हैं वहाँ बना रहे हैं. For example, अपने को लगता है electricity clean energy है,
ऐसा नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है बस पोल्यूशन वहाँ हो रहा है। मैं यहाँ कोल जलाता था तो यहाँ ही पोल्यूशन होता था, आज जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ पोल्यूशन हो रहा है। सो आई थिंक वी नीड अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विद पीपल कि हम लोग एक तो एनर्जी कंजम्पशन कम करें, राइट? सेकेंड ऑफ बिल्कुल ऑल, बिल्कुल, लेस वी कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी, it is better, and we can do, there are methods at personal level, we can reduce consumption of electricity to a large extent. राइट। सो कर्नल साहब, आपकी जो ट्रेनिंग हुई है क्लाइमेट रियलिटी में, द ट्रेनिंग दैट यू रिसीव्ड, can you please tell us any 10-15 points about how we can actually reduce the consumption on a macro level? Personal level पे तो we'll come to it, but on a macro level, let's say जैसे हर सेक्टर में आपने स्टडी की होगी, 2-4 सेक्टर के बारे में अगर आप बताएं तो। When I already have actually told you, Okay, so that was the consumption that is already happening. yeah, I'll How do just, we yeah, how do we reduce it? how do you reduce, yeah, exactly, I'll just come to that also. Sure. What I told you earlier about wind energy and solar energy, these are the two biggest, in case we go for them in every industry. Like now with the COVID happening, this is the best time to convert our industries into green industries by converting the buildings into fuel efficient, electric efficient buildings, ensuring solar energy is used to the maximum, as also where possible along the coast like Bombay, very much wind energy is possible, you can use that also. So if everywhere the government ensures that the green buildings are created, green industries are created, to a large extent, we will be able to reduce the carbon dioxide being emitted. And this is happening. It is not that it is not happening, but it needs to happen at a much faster speed. Okay, so I agree कि शायद सरकार इस पे काम भी करी है। आई थिंक वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को इस चीज के लिए सराहा गया, व्हाट वी आर डूइंग विद रिगार्ड्स टू एनर्जी एंड लेसर एमिशन ऑफ फ्यूल्स। कनन साहब, वी एज मुंबई मार्च जब अपन ने इतना काम किया, अपने को एक सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट आया वो था एक तो करप्शन इन द सिस्टम। ऐसा नहीं है कि देश में कानून नहीं है, देश में कानून सारे बने हुए हैं, राइट? एक ये करप्शन इन द सिस्टम ऐसी चीज है कि वो कानून का पालन नहीं होता है। अपन ने गोबर मार्च किया, नदियों में गोबर डलवाना बंद किया, सब अपन ने किया। एक दूसरा इम्पेडिमेंट है लोगों का माइंडसेट, बिकॉज एक बार अगर मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, मैं मतलब गवर्नमेंट मेरे को एक बार आके फाइन करेगी, 2 बार आके फाइन करेगी, क्या मैं अपने ही लेवल पे वो चीज स्टॉप कर सकता हूँ? तो मेरा ये मानना है कि क्या ये दोनों चीज, दोनों सरकार भी और लोगों में ये समन्वय कैसा बनाया जाए कि एवरीबॉडी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट इन देयर ओन वे। नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका जो वॉइस है, इंडिविजुअल वॉइस, पीपल्स वॉइस नीड टू बी हर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पॉलिसी मेकर्स है, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर हमको प्रेशर डालना पड़ेगा, तभी जो है पॉलिसी मेकर भी जो है, जैसे अभी ट्रंप ने, मैंने दिखाया आपको कि ट्रंप जो है वो बैकआउट कर रहा था और 4 मिलियन पीपल रास्ते पे आ गए वॉशिंगटन डीसी में, और प्रेशर डाला ट्रंप के ऊपर कि आप ऐसे विड्रॉ नहीं करोगे। उस प्रकार का जो है प्रेशर जब तक गवर्नमेंट पे लाते नहीं है। फिर दूसरा है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, हम ही हैं जो लोगों को, गवर्नमेंट को बनाते हैं। जो पॉलिटिशियंस सिलेक्ट होके आते हैं, हमको देखना चाहिए कि ऐसे पॉलिटिशियंस को चुने जो जानता है इसके बारे में, और इसके बारे में उनके विचार जो है हमारे साथ मिलते जुलते हैं। इलेक्शन होने के पहले हमें ऐसे पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये चीजें हैं, जरूरत है। अगर वो हमारे व्यू से सहमत रखते हैं, तभी उनको जो है वोट देना चाहिए, उनको गवर्नमेंट में लाना चाहिए। इस प्रकार का अगर हम करें हर इलेक्शन में, हर स्टेट में इस प्रकार से करें, और जो नेशनल इलेक्शंस में भी इस प्रकार से एक मूवमेंट बनाएं और करें, तो जरूर जो है हमें इसमें सफलता मिलेगा।
ऑल राइट, सो कर्नल साहब, ये हो गया कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया में इसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, कौन सी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है और हम क्या कर सकते हैं इसको सही करने के लिए। मेरे को एक थोड़ा ये बताइए कि अगर हम इसको सही नहीं करते हैं तो इंडिया में हेल्थ सेक्टर पे, सबकी हेल्थ पे, पब्लिक पे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे? अभी जो है द ग्रेवेस्ट इफेक्ट ऑफ ऑल अटैक्स ऑन द एनवायरनमेंट आर सफर्ड बाय द पुअरेस्ट। अगर देखेंगे तो गरीब है। जब आप कोविड को भी देखो या कोई बीमारी है देखो, सब जो है सबसे पहले जो है झोपड़पट्टियों में जो है वो फैलती है। ये इवन द पुअर पीपल्स कैंपेन लिस्ट इकोलॉजिकल डिजास्टेशन जो है ये प्राइमरी इविल है, और ये जो है जो डाउन ट्रोडन है उन पे सबसे पहले होता है। और कोविड से जो लॉस ऑफ इनकम होती है, रिसेशन होता है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे भी, this is likely to push millions of people into food insecurity. The pandemic has already affected the labor supply and export market for some food crops and commodities, as well as building. If you see construction everywhere, the COVID has affected a lot. And COVID is also, in a way, due to climate change. We'll just see the global health if you see how the climate change is affecting. Climate change is a medical emergency, as I told you earlier. How does climate change affect health? These are all the parameters where the climate change affects health of individual. Extreme weather events, diseases, water, mental health, allergies, heat stress, air pollution, food. And these are all interlinked. Each of these factors is interlinked to each other. Air pollution by far is one of the biggest factor. Worldwide air pollution kills nearly 9 million people every year. And death attributed to ambient air pollution, if you see India on the world map, more than 150,000 people in India die due to ambient air pollution. And this is nearly 13% of the total deaths which happen every year. In this COVID times, it was seen that in US, about 8% higher deaths occur in counties with higher than average fine particles air pollution. In India too, you know, the amount of pollution, air pollution, which is there in Delhi and Bombay. And that's why if you see the COVID cases are also on the rise in Bombay, Maharashtra, as well as Delhi. In China, the study showed that of the 324 cities in China, 15 to 22% increase in COVID-19 cases were seen, where there were elevated levels of nitrogen dioxide and more than PM 2.5 particulate pollution. In India, we have a much higher particulate pollution. So the effect in India would be much higher. A study of another 324 cities in China. Yeah, this is already mentioned. This is the 1918-1919 flu pandemic which took place. Here it was seen that cities with high coal pollution saw nearly 10% higher mortality rate. Again, the US COVID-19 deaths, if you see from June 23 to 20 onwards, who have been most affected are firstly the blacks, because they happen to be staying in slums, and then the indigenous. So more the people staying in slums, more the have-nots, they are the ones who are affected more by COVID-19. In Bombay too, there is a serology survey which took place about a week or 10 days back, where it was seen that they carried out the survey in slums as well as in normal societies. In the slums, they found that 56% of the people had acquired COVID, whereas in societies,
only about 16% of the people had COVID-19. Overall, African Americans are the 3 times as likely to die from particulate pollution. This is the same, more or less, if we compare India's slum dwellers and those staying in high-rise building, this should be the same ratio. Due to asthma, nearly twice the black people or those below poverty line suffer from asthma, twice that of the white children, and the death rate is also 10 times higher. Air pollution particles are damaging the hearts and brains of people living in polluted cities. The particles have been found in children as young as even 3-year-old. Now, air pollution is also shown to affect mental health and cognitive ability of, particularly in children. There's something new. Besides this, pollution is responsible for 150,000 cases of type 2 diabetes in the United States, and more or less same number in India also. Even air pollution exposure during pregnancy has been linked to high blood pressure in children. This shows the cost of mortality from outdoor air pollution. You see, India is number 3rd in the world as far as the percentage of GDP, if you calculate, of the mortality due to air pollution. Nearly 7% of GDP as far as India is concerned, whereas China is somewhere around 11%. In New Delhi, you see air pollution happening every year. Roughly 1.24 million people died in 2017 from air pollution, which is 13% of all deaths in India. Due to air pollution, aircrafts get diverted from Delhi, trains start late from Delhi during the winter smog months. This is in China, the amount of smog which you see there. The headmaster of a school was suspended after 400 students were made to take an exam outside in the dangerous smog conditions. If you see, researchers now from Harvard School of Public Health have found that elevated indoor carbon dioxide, even inside the classrooms, when there is elevated carbon dioxide level, that causes a 21% decline in cognitive test scores. Students sitting for examination in such condition tend to decline. Nearly 21%, there's a drop in their performance. If unchecked, carbon dioxide emission by 2100 could result in outdoor global levels found to cause a 25% reduction in indoor decision-making ability and a 50% reduction in strategic thinking ability. This is the Harvard research which has come out with this fact. Then another leakage, methane leakage from natural gas operations, has been found to be 60% higher than the EPA claims. So methane is much more deadlier than even carbon dioxide. Over a 20-year time frame, each molecule of methane traps 86 times more heat than each molecule of carbon dioxide. Now you see who is most vulnerable to heat also is again the poor and the homeless, the elderly, infants and children, those with pre-existing medical condition, particularly cardiac and respiratory condition, the mentally ill, agricultural workers and those with outdoor jobs. These are the kind of people you generally find in the slums in Mumbai and other parts of the country.
Afghanistan, globally, 108 million children are engaged in child labor in crop production, livestock, forestry, fisheries, or aquaculture. These are the persons affected a lot due to heat and pollution factors. Climate change is disrupting natural ecosystem in a way that is making life better for infectious disease also. Now you'll see, I've shown you earlier how the diseases spread across the world. As the climate changes and humans expand further into Earth's remaining wild places, there are 5 new infections disease emerging on an average every year. This pandemic COVID-19 is also one of them. Of this, 75% of all this new emerging infectious disease are zoonotic. That is, they are transmitted from animals to humans. The COVID also being one of them. Indonesian village, it was seen that near a forest, it experiences a 10% increase in malaria cases for every 1% decline in forest cover. That is when deforestation takes place. Inside the forest, whichever padas are there, people staying there, for every 1% decline in the forest cover, there is a 10% increase in the number of malaria cases. Tropical disease on the move, which I showed you earlier. Similarly, climate change is also increasing the risk of many waterborne infectious diseases. Cholera, dysentery, hepatitis A, typhoid fever, E. coli, Cryptosporidium, and Campylobacter. You find all these waterborne diseases, nearly 2/3 of them comes after the outbreak, after extreme precipitation events like floods. Any floods come, thereafter we find waterborne diseases outbreak in India too. Cholera likes warm weather. As the warmer the earth gets, warmer the water gets, the more it's going to like it. That is, cholera is likely to increase with the increase in temperature of the earth and the increasing temperature of the water. So after seeing all this, you will realize that we need to act on climate change. Unless we take effective steps, though countries have been taking effective steps, of the 167 countries which have signed the Paris Agreement, near about 100 countries are on the way to achieving zero emission, but other 67 countries are lagging far behind. And even with this, in case zero emission is possible by 2050, there'll again still be an increase of temperature by 1.5 degrees. And so it will create a lot of effect. Now, hence the targets of the countries needs to be increased further, bettered. And it must so happen that not more than 1 degree centigrade temperature increase takes place. That probably we will be able to bear. But in case the temperature goes beyond 1 degree, it will be very difficult. So as Wallace Stevens said, after the final no, there comes a yes. And on that yes, the future of the world depends. When all of us, all the countries, all the government start saying yes to climate change, the world will be a much better place to live in. There I come to the end of my presentation. In case you have any further questions, I'll be glad to answer them. What a great presentation, Colonel Saab. Real pleasure having you with us. आपने जितना ये knowledge दिया है, I believe ये बहुत बड़ा presentation है. इसकी बड़ी ट्रेनिंग हुई थी. So इसका और भी सेशंस अपन लेते रहेंगे जो बाकी का presentation है वो पब्लिक को बताने के लिए, because the public needs to know this. Yeah, absolutely. More the people know it,
it will be better. एग्जैक्टली exactly. और दूसरी बात, मैं जब समझता नहीं था तब मैं सोचता था ये सोशल वर्क कैसे ही होता है। जब मैं चीजों को समझने लग गया तो मेरे अंदर से आता है कि भाई नहीं, मुझे जाके देश के लिए कुछ करना है, मेरी आवाज मैटर करती है। ऐसे ही मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कर्नल साहब है, कर्नल साहब एक कारगिल का युद्ध लड़ चुके हैं, उसके बाद भी आज इस उम्र में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मयंक गांधी है, 1 करोड़ ट्रीज का मिशन है। आप देखेंगे उन्होंने आज ट्रांसफॉर्म इंडिया का कैंपेन चालू किया है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हैं। जुड़िए, और कुछ नहीं करना आपको, एक फेसबुक पे लाइक भी आपने दिया वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे प्रेशर बनता है। सरकार को पता चलता है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, इनके पास कहने को इनके पास आवाज है। जब एक आदमी चिल्लाता है तो कोई नहीं सुनता है, एक आदमी चिल्लाता है तो बेबसी लगती है, और जब 1000 आदमी मिलके चिल्लाते तो सरकार हिल जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि कर्नल साहब ने जो नॉलेज दिया उसको नॉलेज को लीजिए, अपनी लाइफ में लीजिए। और शायद अपन आगे बढ़ के ना कर पाए, अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, हमें कमाना भी होता है, हमें सब करना पड़ता है, लेकिन जो लोग काम सही कर रहे हैं देश के लिए, उनका साथ देने का फर्ज सबका बनता है। जो भी सुन रहे, जो नहीं सुन रहे, वहां तक मैसेज पहुंचाए, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, ताकि ये लोगों तक पहुंचे। और कुछ नहीं करना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 10 साल बाद और कुछ नहीं होगा। अगर आज अपन ने डिसीजन नहीं लिया, आज अपन ने एक्शन नहीं लिया, तो 10 साल बाद हमारे घर पे वाटर का बिल आएगा प्राइवेट कंपनी का। आज से 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि आज हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा प्राइवेट कंपनी का। और साहब ये सब हो रहा है, इतना पानी गिर रहा है, उसके बाद भी हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है। आज भी बीएमसी ने वाटर कट किया है। सारे देश में पानी की प्रॉब्लम रहती है, सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है, ये कैसे होता है? आप समझिए, क्लाइमेट चेंज में जो हो रहा है ये इंडिया को बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। जैसा कर्नल साहब ने बताया कि अलग अलग कंट्रीज के इन्होंने केस स्टडीज दी कि वहां कैसे बीमारियां फैल रही है और किसको अफेक्ट कर रहा है। सबसे पुअर जो रईस है साहब, वो तो कभी ना कभी विदेश भाग जाएगा, निकल जाएगा, या घर पे वो एयर फ्रेशनर ना वाटर फ्रेशनर ना एयर कूलर सब लेके आ जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ये गरीब को होता है। मैं आपको और एक बात बताऊंगा, कर्नल साहब ने बहुत मेहनत की है इस प्रेजेंटेशन के लिए। और इतना ही नहीं, जस्ट आज सुबह ही की बात है, कर्नल साहब क्षमा चाहता हूँ, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, लेकिन आज सुबह की बात है, कर्नल साहब की बेटी जी जो है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई है। I really heartfully, Colonel Saab, I appreciate you taking this session over here. अभी आपके वो हॉस्पिटल के काम होंगे, वो सब होंगे, उसके बावजूद आपने अपना कमिटमेंट रखा। वो एक आर्मी का एक आदत होती है, आर्मी का एक जज्बा होता है, घर पे बहुत कुछ चालू होता है लेकिन वो फ्रंट पे वॉर करते रहते हैं। कर्नल साहब ने भी बोला नहीं ठीक है, मैं 1 घंटा निकाल के पूरा का पूरा सेशन लूंगा। कर्नल साहब, शत शत नमन है आपको इस चीज के लिए। आई रियली अप्रिशिएट यू डूइंग दैट। Thank you so much. थैंक्स लॉट कर्नल साहब फॉर दिस इवेंट। आपके साथ और बैठेंगे और बात करेंगे, अगले सेशंस फिर रखेंगे हम दूसरे लोगों के साथ मिला के। और अब मैं जिनको इनवाइट करना चाहूंगा वो है रिवर मैन ऑफ मुंबई। रिवर मैन ऑफ मुंबई गोपाल भाई जवेरी को सब जानते हैं, जिन्होंने मुंबई के 4 रिवर्स के लिए जितना काम किया है, इतना काम किया कि उनको न्यूज़पेपर्स में रिवर मैन ऑफ मुंबई के नाम से कहा जाता है। और उनके साथ जो है हे भगवान, वो तो आर्ट ऑफ लिविंग के रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर है, नेशनल लेवल के, नेशनल लेवल डायरेक्टर डॉक्टर लिंगराजू येले। अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी। मैंने उनसे बात की, जो नॉलेज है, मेरी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो उनका फील्ड पे नॉलेज है। 50 साल से ज्यादा से वो फील्ड पे काम कर रहे हैं। With this, I really would love to welcome Dr. Lingraju Yele and transfer the session over to Reverend Gopal Bhai Javeri so that he can take an interview of Dr. Yele. Thanks a lot for being with me. That's all from me and Colonel Saab. We really appreciate your support. Like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, और mumbaimarch.org पे जाइए, मुंबई मार्च से जुड़िए। प्लीज जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपकी आवाज दीजिए, बाकी सब वहां जो बैठे हैं वो कर रहे हैं। आपकी आवाज की जरूरत है, आपकी आवाज मिलेगी तो सही काम जरूर होगा देश में। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपको अलविदा कहता हूँ। थैंक यू। Thank you to all participants for patiently listening to me.